हेलो गाइस, वेलकम टू ईशा एक्सप्लेन। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अमेरिका में एक खतरनाक पेंडेमिक फैल चुका है, जिसकी अजीब बात ये थी कि लोगों के बोलने भर से उनकी मौत हो रही थी। जहां एक न्यूज़ चैनल इस पेंडेमिक का शिकार हुए लोगों की फुटेज को दिखा रही थी। जहां हम एक डरी हुई लेडी को एक कार में देखते हैं, जहां उसने अपने बेटी का मुंह टेप से बांधा हुआ था ताकि वो कोई आवाज ना कर सके। और वो औरत सबको एक बोर्ड भी दिखाती है जिस पर लिखा था कि आवाज मत करना। इन सब के चलते गवर्नमेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है और अपना फोन स्विच ऑफ कर शांति से घर में ही रहने को कहती है। ये पेंडेमिक कुछ ही दिनों में और देशों में भी फैल चुकी थी। यहाँ हम एक अंडरग्राउंड मेट्रो को देखते हैं, जहाँ चारों तरफ बहुत से लोगों की लाशें मौजूद थी। और हम एक मेट्रो के अंदर बचे हुए पैसेंजर्स को देखते हैं, जहाँ सभी एकदम शांत थे। तभी वहाँ एक लेडी का बच्चा रोने लगता है। ये देखकर ट्रेन के बाकी पैसेंजर्स घबरा जाते हैं और वे उस लेडी को उस बच्चे को बाहर फेंकने को कहते हैं, लेकिन वो लेडी खुद ही उसे लेकर बाहर चली जाती है। और जब वो लेडी ट्रेन से बाहर जाती है तो कुछ ही सेकंड्स में उस पर कोई चीज हमला कर देती है। तभी यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ एक आर्कियोलॉजिस्ट का ग्रुप पेंसिल्वेनिया की केव में खुदाई कर रहा था, जहाँ बहुत ज्यादा नीचे जाने पर उन्हें एक तरह का चैम्बर मिलता है, जिसे देख वे सभी खुश होने लगते हैं। लेकिन तभी वे देखते हैं कि नीचे कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं और तभी नीचे से कुछ उड़ने वाले क्रिएचर आकर उन पर हमला कर देते हैं, जिन्हें मारकर वे बाहर उड़ जाते हैं। दूसरी ओर हम एक लड़की एली को देखते हैं, जो कि सुन नहीं सकती थी। वो अभी अपने हाई स्कूल से आ रही थी और अपनी बस का इंतजार कर रही थी। यहाँ कुछ बच्चे उसके डेफ होने का मजाक उड़ा रहे थे। वो उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। हमें पता चलता है कि 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में उसने अपने सुनने की शक्ति खो दी थी और उस एक्सीडेंट में उसने अपने ग्रैंडफादर को भी खो दिया था, जब से वो लोगों से साइन लैंग्वेज में ही बात किया करती थी। यहाँ हम एली के साथ रॉब नाम के लड़के को देखते हैं, जो उसका बेस्ट फ्रेंड था। दूसरी ओर हम एली के फादर ह्यूज को देखते हैं, जिसको उसकी वाइफ कैली कॉल करके एली के बारे में बताती है कि एली को एक बार फिर स्कूल में बुली किया गया है, जिससे सुनकर ह्यूज काफी दुखी होता है। यहाँ वे दोनों ही एली को लेकर काफी प्रोटेक्टिव थे। बाद में एली अपने घर में आती है, जहाँ हम उसके भाई जूड को देखते हैं और उसकी ग्रैंड मदर लियान को भी, जो अक्सर बीमार रहती थी। यहाँ उनके पास एक डॉग भी था, जिसका नाम ओटियस था। रात होने पर रॉब एली को एक वीडियो सेंड करता है, जहाँ कुछ पक्षियों का झुंड आसमान में उड़ते हुए दिख रहा था, जिसे देख उन्हें लग रहा होता है कि ये बस चमगादड़ है। बाद में रात के 3 बजे कैली आकर एली को उठाकर उसे नीचे आने के लिए कहती है। वो देखती है कि उसकी पूरी फैमिली लिविंग रूम में टीवी देख रही थी, जहाँ घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे उन्होंने बंद किए हुए थे। जहाँ न्यूज चैनल्स बता रहे थे कि शहर में कुछ अननोन क्रिएचर्स ने हमला कर दिया है, जिन्हें वे वेस्पस नाम देते हैं। जहाँ वे बताते हैं कि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट की रिसर्च के दौरान उन्होंने एक ऐसे चैम्बर को खोल दिया जो हजारों सालों से बंद था, और ये क्रिएचर्स ह्यूमंस की आवाज को लोकेट करके उन्हें मार रहे हैं। इस वजह से यूएस गवर्नमेंट ने पूरी स्टेट में इमरजेंसी लगाकर शांति से लोगों को घर में ही रहने के लिए कहती है। और इन सभी इंसिडेंट को सुन सभी काफी घबरा जाते हैं। एली अपनी फैमिली को रूरल एरिया में जाने के लिए सजेस्ट करती है, क्योंकि वो जगह शहर से काफी शांत थी, जिस पर सब अग्री होकर पैकिंग स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ ह्यूज के फ्रेंड ग्लिन भी उन्हें ज्वाइन करता है और वे रूरल एरिया के लिए निकल पड़ते हैं। आगे एली और उसकी फैमिली अपनी कार को रिफ्यूल करने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकती है, जहां एली भी ओटियस को टॉयलेट करवाने ले जाती है। दूसरी तरफ यहाँ ह्यूज जूड को एंटरटेन कर रहा था। तभी उससे एली के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुन वे उसकी ओर भागते हैं, जहाँ एक आदमी ने एली को गन पॉइंट पर रखा हुआ था और वो ह्यूज से उसके गाड़ी की चाबी मांग रहा था। ह्यूज ऐसा करने के लिए जल्द ही मान जाता है, लेकिन तभी पीछे से ग्लिन आकर उस आदमी के पैर पर शूट कर देता है और वे उसकी गन लेकर वहां से चले जाते हैं। पर पीछे उस आदमी पर वे क्रिएचर्स हमला कर देते हैं। जब वे सुबह कुछ दूर पहुंचते हैं तो रोड पर उन्हें बहुत लंबा ट्रैफिक जाम मिलता है।
ग्लिन को पता लगता है कि सभी हाईवे ऐसे ही ब्लॉक हो चुके हैं, इसलिए वे एक कच्चा रास्ता लेते हैं। जहां कुछ दूर पहुंचने पर ग्लिन की कार के सामने कुछ डियर का झुंड आ जाता है, जिन्हें बचाने के चक्कर में उसकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। ह्यूज तो जल्दी से उसे चेक करने के लिए अपनी गाड़ी से बाहर आता है और देखने पर वो उसे जिंदा मिलता है, लेकिन वो कार के नीचे फंस चुका था। ह्यूज उसे बाहर निकालने की पूरी कोशिश करता है, पर सारी कोशिश बेकार थी। आखिर में ग्लिन ह्यूज को वहां से जाने के लिए कहता है और जाते वक्त ह्यूज उसे अपनी गन भी दे देता है। ह्यूज ग्लिन को छोड़ना नहीं चाहता था, पर अपनी फैमिली को बचाने के लिए उसे जाना ही पड़ता है। लेकिन जैसे ही वे वहां से निकलने वाले होते हैं, तभी ओटियस जोरों से भौंकने लगता है। इससे वे क्रिएचर्स उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनकी कार पर हमला करने लगते हैं। ग्लिन जब ये देखता है तो वो अपनी गन से फायर करता है ताकि वे क्रिएचर्स उसकी ओर आ जाए, और ऐसे वो अपनी जान देकर उनको बचा लेता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर ओटियस फिर से भौंकना शुरू कर देता है, जिसे देख अब एली और उसकी फैमिली के पास कोई चारा नहीं था, तो वे ओटियस को कार से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अभी भी वे ड्राइव नहीं कर सकते थे क्योंकि आसपास बहुत से क्रिएचर्स मंडरा रहे थे। इसलिए ह्यूज अपनी फैमिली को कार से बाहर निकालता है और कार में आग लगा देता है, और वे अब सभी पैदल ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन रास्ते में ही लियान की तबीयत खराब हो जाती है और किसी तरह वो अपने आप को संभालती है। उन्हें चलते चलते रात हो जाती है, जहां उन्हें एक खाली घर दिखाई देता है जो चारों तरफ से एक हाई फेंस से लॉक था। जब वे उसके गेट को खोलने की कोशिश करते हैं तो उनके शोर से वहां वही क्रिएचर्स आ जाते हैं। ये सब सुनकर उस घर का ओनर अपनी गन के साथ घर से बाहर निकलता है, जिसे बाहर की सिचुएशन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो एली की फैमिली को यहाँ से जाने के लिए कहता है कि तभी कुछ क्रिएचर्स आकर उस पर हमला कर देते हैं। कुछ देर बाद ह्यूज को एक टनल मिलता है जिसका रास्ता उसे सीधा उस घर के पास ले आता है। वो घर के अंदर जाकर ये चेक करता है कि सब सेफ है या नहीं, जिसके बाद वो अपनी फैमिली को सिग्नल भेजता है। लेकिन जब जूड वहां आने के लिए टनल के अंदर जाता है तो उसके सामने एक स्नेक आ जाता है, जिसे देख वो जोरों से चिल्लाने लगता है और इससे बहुत सारे क्रिएचर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो वहां आकर उस स्नेक को मार डालते हैं, पर इसके चलते वे कैली के पैर को भी काट लेते हैं। ये देखकर ह्यूज जल्दी से एक वुड चिपर के ट्रक को ऑन कर देता है, जिससे वो सभी क्रिएचर्स उसकी ओर चले जाते हैं और उसकी मशीन में आकर मारे जाते हैं। और पूरी फैमिली फिर घर में एंटर करती है और वे सब अब मिलके कैली के जख्म को ठीक करते हैं। यहाँ जब एली सोने जाती है तो उसे रॉब वीडियो कॉल करता है और उसे बताता है कि उन क्रिएचर्स ने उसके पेरेंट्स को मार डाला है। ये सुनकर कैली उससे शहर से निकलने के लिए कहती है, बट इससे पहले रॉब कोई रिस्पॉन्ड करता कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन में एक रिलीजियस कल्ट काफी चर्चा में था, जो नए लोगों को अपने ग्रुप में शामिल कर रहे थे और उनकी बात ना मानने वाले लोगों को वे मार रहे थे। यहाँ अगले दिन लियान कैली को घाव को देखती है जो पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो गया था, और अब वो बताती है कि अगर जल्दी से कैली को एंटीबायोटिक्स नहीं मिली तो उसका घाव फैलता जाएगा। इसलिए ह्यूज एली के साथ मेडिसिन स्टोर के लिए निकल जाता है और कुछ घंटे चलने के बाद वे एक सिटी में पहुंचते हैं और मेडिकल स्टोर को ढूंढते हैं। किस्मत से उन्हें एक स्टोर मिल जाता है, पर वहाँ काफी अंधेरा था जिसमें बहुत से लोगों की लाशें पड़ी थी। यहाँ जब ह्यूज मेडिसिन कलेक्ट कर रहा था तो एली एक डेड बॉडी में उन क्रिएचर्स के एग्स को देखती है। ये देखकर वो थोड़ी सी आवाज कर देती है, जिससे कुछ क्रिएचर्स वहाँ पर आ जाते हैं और अब वे वहाँ फंस चुके थे क्योंकि थोड़ा सा भी शोर करने पर क्रिएचर्स उन पर हमला कर देते। लेकिन यहाँ ह्यूज को एक आइडिया आता है, जहाँ वो पास पड़े एक मॉब को आग लगाकर फायर अलार्म को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी आवाज सुन के वे क्रिएचर डिस्ट्रैक्ट होकर इधर उधर भागने लगते हैं और इसका फायदा उठाकर ह्यूज और कैली वहाँ से निकल जाते हैं।
बाहर आने पर उन्हें एक आदमी मिलता है जिसने अपनी जुबान को काटा हुआ था। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि इसी रिलीजियस कल्ट का लीडर था जो लोगों को अपने ग्रुप में शामिल कर रहा था और शामिल ना होने वाले लोगों को वो मार रहा था। वो उनसे भी उसके कल्ट को ज्वाइन करने के लिए कहता है, पर ह्यूज इस पर मना करके वहाँ से चला जाता है। वे दोनों सेफली घर तक पहुँच जाते हैं और कैली को एंटीबायोटिक्स देते हैं जिससे वो अब रिकवर होने लगी थी। यहाँ एली ह्यूज को बताती है कि उसने न्यूज़ में सुना था कि वे क्रिएचर्स ठंडे मौसम में जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए जो लोग आर्कटिक इलाके में हैं वे सेफ हैं, जिसे सुनकर ह्यूज को एक होप नजर आती है। अगले दिन वे अपने घर के सामने उसी कल्ट के लीडर को उसके कुछ मेंबर्स के साथ देखते हैं जो उनसे एक बार फिर उसके कल्ट को ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन ह्यूज एक बार फिर उसे मना कर देता है। पर जैसे ही ह्यूज घर के अंदर जाने लगता है तो वो लीडर उसे एक नोट दिखाता है जिस पर उसकी बेटी के बारे में लिखा था। ये देखकर ह्यूज घर के अंदर जाता है, जिसे देख लीडर को लगता है कि वो अपनी बेटी को लेने गया है, लेकिन यहाँ ह्यूज अंदर से एक राइफल ले आया था। पर लीडर को पता था कि ह्यूज शूट नहीं करेगा क्योंकि ऐसा करने से वो उन क्रिएचर्स को अट्रैक्ट कर देता जिससे वो अपनी फैमिली को खतरे में डाल सकता था। इसलिए वो लीडर मुस्कुराते हुए अपने लोगों के साथ वापस चला जाता है। उसी शाम एली को रॉब का मैसेज आता है जहां वो उसे बताता है कि वो कंट्री की नॉर्थ साइड में है जहां इलाका काफी ठंडा है, इसलिए यहाँ उन्हें उस क्रिएचर से कोई खतरा नहीं है, सभी लोग एकदम सेफ हैं। लेकिन एली इस बारे में थोड़ा और जान पाती उसका सिग्नल कट हो जाता है। रात के वक्त सभी को घर के बाहर से कुछ आवाजें आती हैं जिसे सुन सभी उठ जाते हैं, पर उन्हें दरवाजे से कोई नहीं दिखता। लेकिन बाद में जब जूड नोटिस करता है कि बाहर एक लड़की खड़ी है जो कि काफी डरी हुई लग रही थी, तो वो उसे अंदर बुलाकर उसके बारे में पूछते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो लड़की कुछ नहीं कह रही थी। पर जब वो उसकी जुबान देखते हैं तो वो कटी हुई थी। इसका मतलब ये लड़की उस कल्ट की ही मेंबर थी जिसको उसी ने यहाँ भेजा था। ह्यूज समझ जाता है कि ये कोई चाल है। वो जब उसे चेक करते हैं तो उसने अपनी बॉडी पर बहुत से मोबाइल फोन लगाए हुए थे। दूसरी तरफ एली अपने रूम में उठती है, उसे अपनी खिड़की पर एक मोबाइल फोन लगा दिखता है जिसका अलार्म जोरों से बजने लगता है, जिससे कई सारे क्रिएचर्स अंदर आने लगते हैं। यहाँ अब उस लड़के के फोन भी बजने लगे थे, जिन्हें देख वे जल्दी से उन्हें पानी में डालते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि क्रिएचर्स उनकी खिड़कियों को तोड़ रहे थे। यहाँ ह्यूज क्रिएचर्स को खुद को संभालने के लिए कहकर उन सबको बेसमेंट में भेज देता है, लेकिन यहाँ बेसमेंट में पहले से ही उस कल्ट का एक मेंबर मौजूद था जो उन पर हमला कर देता है। जहाँ कैली उस पर हमला करने की भी कोशिश करती है, पर वो उसे मार के नीचे गिरा देता है। वो आदमी एली को लेकर बाहर निकल आता है जहाँ उसके साथ वो छोटी लड़की भी होती है। तभी लियान आकर उस कल्ट के मेंबर पर हमला कर देती है और एली को भागने के लिए कहती है, लेकिन ऐसा करने पर एली के पीछे वही बहुत सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं। पर ये देखकर लियान जोरों से चिल्लाती है, जिससे वे सभी क्रिएचर्स लियान की ओर जाकर लियान और उन दोनों मेंबर्स को मार डालते हैं। यहाँ फैमिली के बाकी मेंबर्स भी बाहर आते हैं और ये देखकर वे शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ कल्ट का लीडर अपने मेंबर के साथ आकर एली को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है और जाते वक्त वो ह्यूज को साइलेंट रहने के लिए कहता है, लेकिन बारिश का एडवांटेज लेते हुए ह्यूज, जूड और कैली उन्हें फॉलो करते हैं और उन पर अचानक से हमला कर देते हैं। जहां ह्यूज अपनी राइफल से उस कल्ट लीडर का गला दबा रहा था कि तभी वो लीडर उसके पेट में चाकू घुसा देता है, लेकिन ह्यूज हार ना मानते हुए उठकर उस पर कई वार करता है और दूसरी तरफ कैली भी बाकी मेंबर्स पर भारी पड़ती है और वे दोनों मिलकर उस कल्ट लीडर को मार डालते हैं। बाद में ह्यूज अपनी फैमिली के साथ वापस घर की ओर लौटता है। तभी हम कुछ हफ्तों बाद का
सीन देखते हैं जहां एली की फैमिली पैदल चलकर कंट्री से बाहर आकर नॉर्थ में पहुंच जाते हैं, उसी जगह जो रॉब ने कैली को बताई थी। और मूवी के एंड में हम एली और रॉब को उन क्रिएचर्स का शिकार करते हुए देखते हैं, जहां एली कहती है कि या तो ये क्रिएचर्स इस ठंड में ढल जाएंगे या फिर इंसान हमेशा के लिए छिपते रहेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट वेट एंड टेक केयर।